नमस्कार साथियों। नेक्स्ट जेन प्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। तो साथियों, मैं अब ये जो है आपका छठा प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं यूपी कांस्टेबल का, बड़ी ही अच्छी तैयारी पर है ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, और बहुत अच्छे लेवल से उसको बनाया गया है। तो आपसे अनुरोध है और विनती है कि आप जो ना इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छी सी बारीकी से देखें। जहाँ भी कोई भी अगर मिस्टेक है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी सफलता के लिए काफ़ी अच्छा रामबाण साबित हो सकता है प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। पेन का पेन पेन देखिए साथियों, पहला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे अ, यानी कि गद्यांश है पूरा, ये 1 से 5 क्वेश्चन इसमें है। और हम पढ़ते हैं पहले। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है लक्ष्मी। अ, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों के बार नकली, युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही अच्छा। अ, तो झांसी वाली रानी थी। दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें। एक सामाजिक है, वात्सल्यपूर्ण है, या देशभक्तिपूर्ण है, या धार्मिक पूर्ण है। मेरे साथियों, मेरे साथ दीजिए जवाब इसका। इसमें सामाजिक है, वात्सल्यपूर्ण है, या देशभक्तिपूर्ण है, या धार्मिक है। तो मेरे साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? तो सी पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मैं मर्दानी शब्द का अर्थ है मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और मर्दानी शब्द का अर्थ इसमें जो आता है महिलाओं के लिए, जो क्या लगाएंगे प्यारे साथियों, इसमें वीरांगना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। उक्त पदांश का सही शीर्षक हो सकता है, यानी कि झांसी की रानी, या 1857 का गदर, या अंग्रेजों का आक्रमण, या महाराष्ट्र कुल देवी। तो मेरे साथियों, इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो झांसी की रानी है, ये दे रखा है। उक्त पदांश का सही शीर्षक है, सही शीर्षक हमें देखना है, इसका निचोड़ क्या है। तो 1857 का गदर है, या अंग्रेजों का आक्रमण है, या महाराष्ट्र कुल देवी है। तो मेरे साथियों, इसमें झांसी की रानी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? जो कविता जिसने लिखी है उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या तारा पांडे है, या मीराबाई है मेरे साथियों। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे हम चलते हैं मेरे साथियों। इस कविता में प्रयोग किया गया है किस रस का? तो आपको पता है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता का परिचय है मेरे साथियों। तो कौन सा इसमें रस होगा? वीर रस होगा। डी पार्ट आपका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विधुर की स्त्रीलिंग कौन सा है, यानी कि विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विधुरनी है, विधवा है, विधुरी है, विधुराइन है। तो विधुर का जो दे रखा है स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसमें मेरे साथियों आपको लगा देना कि विधवा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? तो इसमें दे रखा है कि इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग क्या कीजिए, यानी कि उचित विराम का हमें इसमें प्रयोग करना है कि पूर्ण विराम लगेगा इसमें, या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, या उपविराम आएगा, या कोष्टक आएगा। तो मेरे साथियों, इसमें आप बताइए कि पूर्ण विराम का प्रयोग करें, या प्रश्न वाचक चिन्ह का करेंगे, या उपविराम का करेंगे, या कोष्टक का करेंगे।
देखना क्या है, मैं एक बार फिर क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूं, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग हुआ है। तो मेरे साथियों, इसमें हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह का क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्यकार अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। ये दे रखा है 1987 में, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी मेरे साथियों 1954 में हुई थी, और सर्वप्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। और मेरे साथियों, ये जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। अनुसूची 8 में 22 भाषा हैं, 2 भाषाओं को और जोड़ा गया है इसमें, तो आपको याद रखना कुल मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है मेरे साथियों। तो 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना श्रीकांत वर्मा को दिया गया मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों। एक गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, एक सार्वनामिक विशेषण है, और एक आपका मेरे साथियों परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहां पर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो मात्र है या खर्चीला है या निपट है या चुपचाप है। तो इसमें जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में अगर किसी शब्द का प्रयोग हो जाता है, जिसका कोई जवाब मिल जाता है हमें वहां से, जैसे कि खर्चीला व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, खर्चीला है। मात्र क्या है, मात्र एक आपका क्या है, निपात है। और निपट क्या है, आपका एक अव्यय शब्द है आपका ये भी। और चुपचाप क्या है आपका, तो आपको याद रखना चुपचाप जो है क्या है, क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता। चुपचाप बैठ जाइए, कैसे बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा मेरे साथियों, बी पार्ट आपका सही है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अव्यय, या उसी को बोला जाता है अभिकारी। तो वो अभिकारी जो शब्द होते हैं या फिर अव्यय जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, और एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। और क्रिया विशेषण के जो इसमें प्रकार होते हैं मेरे साथियों, वो 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण के, तो आपको मैंने कल भी शायद माध्यम से बताया था, वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक में अगर हम लेके चले तो कास्पर होता है। कास्पर का मतलब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, और स्थानवाचक, और परिमाणवाचक, और एक होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है मेरे साथियों। लेकिन यहां पर ये पूछ रहा अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो हमें बताने हैं अव्यय के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने यहां पर लिख रहा हूं KTM2, KTM2 KTM2 के जो होता है मेरे साथियों, इसे बोला जाता है कंठ, इसे बोला जाता है कंठ, और इसे बोला जाता है तालु, इसे बोला जाता है मूर्धा, इसे बोला जाता है दंत, इसे बोला जाता है ओष्ठ। कहने का मतलब ये होता है कि इन वर्गों को 5 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ किसे कहते हैं? बेवर्जन का उच्चारण करते समय बेवर्जन का उच्चारण करते समय जो कंठ जो होता है, हमारे गला जो होता है, इसे बोला जाता है कंठ। जो इनका प्रयोग होता है उसे बोला जाता है कंठ। और बेवर्जन का उच्चारण करते समय जीभ हमारे तालु से स्पर्श होती है, उन्हें बोला जाता है तालु। और बेवर्जन का उच्चारण करते समय जीभ हमारी मूर्धा, मूर्धा कहाँ पर होता है? जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं, जो मसूड़े जो हैं, ऊपर वाले जो मसूड़े हैं, तो मसूड़ों के लिए मूर्धा कहा जाता है मेरे साथियों। जब इन वर्णों को बोला जाता है तो जीभ हमारे मसूड़ों से टकरा जाती है, जैसे टा, ठा। और दंते किसे कहते हैं? बेवर्जन का उच्चारण करते समय, बेवर्जन का उच्चारण करते समय जीभ हमारे दांतों के बीच में आ जाती है, उन्हें बोला जाता है दंते वर्ण। और ओष्ठ किसे बोलते हैं? बेवर्जन का उच्चारण करते समय होठ हमारे आपस में स्पर्श हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है ओष्ठ वर्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कि दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा है? तो मेरे साथियों इसका जो उच्चारण जो स्थान है वो है मूर्धा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे साथियों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये दे रखा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म की बात करें तो मेरे साथियों धर्म की बात करें तो इसमें गुण होता है, ये बी पार्ट इसका सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन जो होता है, आपको याद रखें कि कानन का पर्यायवाची शब्द है कि खर्चीला है? नहीं जी। क्या विहिप है? नहीं। क्या पुष्प है? नहीं। तो फिर कानन का अर्थ क्या होता है? कानन किसका पर्यायवाची होता है? कानन होता है अरण्य का। इस अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पर अरण्य का जंगल भी होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ मेरे साथियों, इसका विपिन भी होता है, और मेरे साथियों इसका वन भी होता है, और मेरे साथियों इसका जो कांतार भी होता है। ये सब किसके मिलते हैं मेरे साथी? कानन के, यानी कि जंगल के पर्यायवाची हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कृताकृत में समास है, किया बे किया, इसका अर्थ होता है किया बे किया। तो मेरे साथियों ये पूछ रहा है कि इसमें जो है समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है या अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है मेरे साथियों? तो आपको देखना है तत्पुरुष है, अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो देखिए इसमें जहां पर मेरे साथियों विशेषण विशेषण शब्दों का अगर दोहरान होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? आपका कर्मधारय समास होता है। जहां पर प्रथम पद यदि संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए तो वो आपका द्विगु समास होता है। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? कि प्रथम प्रथम पद प्रधान भी होता है। तो इसमें पहला जो पद होगा या तो उपसर्ग होगा या आपका अव्यय होगा, उसके साथ में क्या मिलेगी? आपको संज्ञा मिलेगी। तो वो इसमें है नहीं। तत्पुरुष समास भी नहीं है। फिर है कौन सा? तो आपको याद रखना है जिसमें विशेषण पदों का दोहरान होता है, किया या बे किया। तो ये कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य एक भाववाच्य। आपसे कहना चाहेंगे हम कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो मेरे साथ ही एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर मैं कहने लगूं क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं मेरे साथियों, वाक्य कितने होते हैं? क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वो तीन होते हैं मेरे साथियों। वो तीन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए मेरे साथियों, तीन कौन कौन से होते हैं। एक मिलता है आपका कृतवाच्य, कृतवाच्य मिलता है आपके लिए, और एक मिलता है मेरे साथियों कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है, और एक है मेरे साथियों आपका भाववाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं?
जहां पर क्रिया और कर्ता दोनों समान लिंग वचन के होते हैं वहां पर कृतवाच्य होता है, और जहां पर कर्ता वो कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हों वहां पर कर्मवाच्य होता है, और जहां पर क्रिया का लिंग व वचन न कर्ता के अनुसार बदले न कर्म के अनुसार बदले वहां पर मेरे साथियों भाववाच्य होता है। तो मेरे साथियों अगर हम यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों के द्वारा सजावट की गई या मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन की जगह अगर मैं सीता लिख के देखता हूं तो आपको बताना है कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया या पढ़ी गई। तो क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार। तो वाच्य कौन सा होगा हमारा, डी पार्ट, और वाच्य कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो डी पार्ट में इसके हुआ है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुल्लिंग, ठीक है। एक शब्द है चाहत, चाहत कैसी है आपकी, रंगत कैसी है, चेहरे की रंगत उड़ गई आपकी, मेहनत कितनी कर रहे हैं आप, और आहार क्या है आपका। तो आप बता दीजिए खुद ही, इतना मैंने आपको बता दिया है, ये देख रखा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो आप अपने ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका ये ऑप्शन आपका सही है। तो चाहत सही है, रंगत सही है, या मेहनत है, या फिर आहार है, इसका है कौन सा फिर। तो आपको याद रखना मेरे साथियों, इसका है आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। दे रखा है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, शिशिर है, शिरोधार्य है, सुग्रीव है, या ग्रीष्म है। देखिए बहुत ठंड पड़ती है माघ में और फागुन में, काफी ठंड होती है वैसे। तो इसमें जो है दे रखा है कि शिशिर है, शिरोधार्य है, तो मेरे साथियों इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, शिशिर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। अभिग शब्द का समान समभिन्नार्थक क्या है, अभिग, एक अभिग होता है, एक होता है आपका अनभिग जो ना जानने वाला होता है। तो यहां पर मेरे साथियों ये दे रखा है एक ऑप्शन मूर्ख है, या जानकर है, या स्पर्श है, या विशेषज्ञ है मेरे साथियों। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कौन सा लगाए हैं, मूर्ख लगाएं, या जानकर होगा, ये स्पर्श होगा, या विशेषज्ञ होगा। तो मेरे साथियों आपको लगा देना बी पार्ट इसका सही है, जानकर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बड़े प्यार के साथ। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीफ की दावत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो मेरे साथियों डॉक्टर देवराज हैं, या राजेंद्र यादव है, या भीष्म साहनी है, या फिर दुष्यंत कुमार हैं। तो आपको याद रखना मेरे साथियों, चीफ की दावत की रचना कौन है, वो है भीष्म साहनी है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। तो सबसे पहली बात मैं अभी भी बता चुका हूं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम जो चिन्ह होते हैं इनकी संख्या 20 होती है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हम लेके चले, देखिए एक ये वाला चिन्ह होता है, इसको क्या कहा जाता है मेरे साथियों, और एक चिन्ह होता है, एक ये वाला चिन्ह होता है आपका, और एक जो चिन्ह होता है वो आपका ये है, एक इससे थोड़ा सा हम बड़ा लगा देते हैं, और एक इसमें ये वाला चिन्ह होता है मेरे साथियों, और इसी में एक ये वाला चिन्ह होता है मेरे साथियों, और एक इसी में जो है आपका जो चिन्ह आता है वो एक मिलता है आपका ये वाला मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, और एक ये वाला चिन्ह आपको मिलता है, और एक ये वाला चिन्ह मिलता है आपके लिए, और भी चिन्ह काफ़ी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इनका ही। तो कहने का मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाता है, विवरण चिन्ह कहा जाएगा मेरे साथियों, और इनके लिए क्या कहा जाएगा, अवतरण चिन्ह कहा जाएगा, या उद्धरण चिन्ह कहा जाएगा, और इसके लिए क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। मैंने भी बताया कि इसका जो पॉइंट 0.8 mm इसका जो लेंथ होती है वो इतनी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये कहलाएगा आपका जो निर्देशन जो चिन्ह होता है उसके लिए कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है
तो 0.125 एम होती है मेरे साथियों। आप याद रखने, इसे बोला जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब क्या है, जो बड़ी बात होती है उसको छोटे में शॉर्ट में कर देते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं या पंडित लिखते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, काक चिन्ह होता है या हंस चिन्ह भी कहा जाता है इसके लिए, या त्रुटि पूर्वक पूरक चिन्ह भी कहा जाता है इसके लिए। इसको बोला जाता है तुल्यता यानी कि बराबर। इसके लिए बोला जाता है प्यारे बच्चों अल्पविराम, और ये होता है मेरे साथियों अर्धविराम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम जो चिन्ह होता है, अर्धविराम चिन्ह कहते किसे हैं, जो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय लेता है, उसके लिए कहा जाता है मेरे साथियों अर्धविराम। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब एक होता है इति और एक है इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर समाप्ति है या बाधा है, तैयार या दानशील है या ऋण है आपका, ये ठीक है या भोगना है, ये जल है। तो मेरे साथियों अगर हम बात करें इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति का मतलब होता है बाधा भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पर मेरे साथियों विघ्न भी मिल सकता है। ये सब एक ही हैं, विघ्न भी मिल सकता है मेरे साथियों, या फिर मिल सकता है इसमें पीड़ा, ये भी आपका है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि वाक्य को शुद्ध कब करेंगे हम, जब वाक्य हमारा अशुद्ध होगा। अब वाक्य में जो अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। लिंग के कारण भी हो सकती है, वचन के कारण भी हो सकती है, काल के आधार पर भी हो सकती है, कारक के आधार पर भी अशुद्धियां हो सकती है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कसरत करते हैं क्या गाने के लिए, ये उठाते हैं क्या? तो आपको याद रखना है मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो आपको याद रखना कसरत नहीं होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए था इसमें। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, और मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। शौक होता है क्या इसका भी कोई? तो मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए इन चारों जो विकल्प आपके दे रखे हैं, अपनी सूझबूझ, अपनी दृष्टि से या फिर अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से बताएंगे इसमें कौन सा है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अभय शब्द होता है, एक है आपका उभय शब्द, युग्म का सही अर्थ है। तो मेरे साथियों अभय की बात कर रहे हैं और उभय की बात करते हैं, तो अभय का मतलब होता है, देखिए यहां पर ए का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नहीं, नहीं। यहाँ पर यदि बात करते हैं भय का मतलब होता है डर, जिसको डर नहीं होता उसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों, निर्भय कहा जाता है। और उभय का अर्थ होता है मेरे साथियों दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाइयों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है अंधेर नगरी का जो अर्थ है, राज्य विहीन स्थान है, या फिर अन्याय की जगह है, या जहां अंधेरा हो उसकी वजह है, या फिर सुनसान जगह हो। कौन सा इसमें विकल्प आपको सही लग रहा है मेरे साथियों? तो देखिए एक बात और ध्यान रख लीजिए मेरे साथियों, नेक्स्ट जेन प्लस में आपका स्वागत है। और इसमें नेक्स्ट जेन प्लस से आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि मान के चलिए एसएससी सीजीएल है, यूपी कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, सीटेट है, यूपी टेट है, या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। एसएससी से जितने भी रिलेटिव्स एग्ज़ाम हैं वो सब उनकी तैयारी कराई जाती हैं। और बैंक के भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारियाँ बहुत ही अच्छे लेवल से कराई जाती है, अच्छी फैकल्टी यहाँ पर है। तो आप सभी से अनुरोध है कि नेक्स्ट जेन प्लस चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। कुछ अलग है, धुरंधर टीम के साथ यहाँ पर हम तैयारी पर लगे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से बारीकी से देखते हैं, सभी क्वेश्चनों का निचोड़ यहाँ पर दिया जाता है। तो आइए और आप जुड़ें नेक्स्ट जेन प्लस से साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अंधेर नगरी का जो अर्थ मैंने अभी
आपको बताया, तो क्या होगा? राज्य विहीन स्थान होगा या अन्याय की जगह होगा साथियों, जहां अंधेरा हो या फिर सुनसान जगह हो। तो मेरे साथियों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक शब्द होता है कांति और एक होता है मेरे साथियों क्लांति। तो कांति शब्द क्या है और क्लांति शब्द क्या है? ये सम श्रुति भिन्नार्थक सारे शब्द हैं। तो कांति का जो अर्थ होता है मेरे साथियों, कांति जो होती है चमक होती है मेरे साथियों, ये चमक होती है। और क्लांति जो होती है मेरे साथियों, वो होती है थकावट होती है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हम लगाएं, कौन सा इसमें सही होगा? कि इसमें चमक क्लेश या चमक थकावट, या उलट फेर या थकावट, या थकावट या चमक। तो मैंने अभी सबसे पहले बताया था कांति का जो अर्थ होता है वो चमक होता है, और क्लांति का जो अर्थ होता है मेरे साथियों वो थकावट होता है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे बच्चे जो इस नेक्स्ट जेन प्लस की सहायता से जो आज हिंदी की क्लास को देख रहे हैं, तो वो इसमें से काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं, 20 प्रैक्टिस सेट होने हैं, 20 प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से देखें और उनको पढ़ें, और अच्छी तरीके से जहाँ से हम बता रहे हैं उसका अच्छे से रिवाइज भी करते रहें। एक और एक वीडियो आपको देखनी है और देखते रहें। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए जो है इसमें साबित होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें सारे। तो आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्यारे साथों, आदि की अगर हम बात करें तो आदि का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक कष्ट। और साथियों यदि मैं व्याधि की बात करूं तो व्याधि का अर्थ क्या होता है? व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो आपको पता चल गया होगा पूछ क्या रहा है कि आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसमें आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मेरे साथियों मानसिक कष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों कि ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि नासिक्य है या दंत है या मूर्धन्य है या तालव्य है। तो आपने पढ़ा, देखिए एक तो ता होता है, ता, और इसी में होता है ता था, एक दा, और होता है धा, और इसमें मिलता है आपको न। ये जो हैं प्यारे बच्चों किस वर्ग की हैं? तो आपके ये दंते वर्ग की हैं, दंते वर्ग की हैं। ये एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? तो आपको याद रखना 5 वर्ड होते हैं। तो इसमें नासिक्य है या दंत है, मूर्धन्य है, ये तालव्य है। तो मेरे साथियों इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक है, या संबंधवाचक है, या संकेतवाचक है, या कारणवाचक है? देखिए मेरे साथियों, अगर हम आपसे कहें कि परिमाणवाचक या संबंधवाचक या संकेतवाचक या कारणवाचक, तो आपने ये पढ़ा होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक से अधिक क्या होंगे? आपके उपवाक्य होंगे, और उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक समानाधिकरण होता है, एक होता है आपका व्याधिकरण। तो समानाधिकरण भी 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक होता है, विभाजक होता है। तो मेरे साथियों इसमें जो है आपको ये देखना है कि ये जो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय को आपको पता ही है कि अव्यय किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्यय बोला जाता है, या अविकारी भी हम उसी को कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो प्यारे बच्चों परिमाणवाचक भी नहीं है आपका, संबंध भी इसमें नहीं है, तो इसमें संकेतवाचक भी नहीं है, ये आपका कारणवाचक होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं कि वह शब्द जो काव्य की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट होता है मेरे साथियों। तो यहाँ पर जो है इसके अलंकार को भी दो भागों में बांटा गया है। एक अर्थ अलंकार होता है, एक आपका शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जो शब्दों के माध्यम से क्या बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे बोला जाता है शब्द अलंकार। जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं, उसे बोला जाता है अर्थ अलंकार। तो मेरे साथियों, अगर हम आपसे कहने लगे कि बिनु पग का मतलब होता है बिना ही पैरों के चल रहा है, और सुने बिनु काना, और बिनु कान के ही मान के चलो वो सुन रहा है। तो मेरे साथियों, कर बिनु कर्म, बिना कर्म करे हुए करे विधि नाना, और विधि में उसका क्या हो रहा है, नाम हो रहा है। संसार में पूरे क्या हो रहा है, उसका नाम हो रहा है, मान के चलिए। तो जहां पर मेरे साथी एक बात याद रखनी है, जहां पर साधन होता है, जहां पर साधन होता है और साधन होने के बाद भी कार्य नहीं होता, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है मेरे साथियों। जैसे कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। यानी कि पानी के बीच में मछली क्या है, प्यासी है, यानी कि साधन होने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। और यहां पर एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर मैं आपसे ऐसे समझाना चाह रहा हूं आपके लिए कि आपको जरूरत ही नहीं है याद करने की ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर आपसे कहने लगूं कि जहां पर साधन के ना होने पर, साधन के ना होने पर यदि कार्य हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। तो मेरे साथियों, अगर मैं कहने लगूं बिनु पग चले, यानी कि बिना पैरों के ही चल रहा है, साधन तो है नहीं, फिर भी वो चल रहा है। सुने बिनु काना, देखो बिना कानों के ही वो सुन रहा है। कर बिनु कर्म, और बिना कर्म के ही, और करे विधि नाना, विधि में उसका क्या हो रहा है, नाम हो रहा है। तो मेरे साथियों, इसमें असंगति अलंकार होगा, ये विशेषोक्ति अलंकार होगा, या दृष्टांत अलंकार होगा, या विभावना अलंकार होगा। तो यहां पर मेरे साथियों विभावना अलंकार होगा, डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विषय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मेरे साथियों, आपको याद रखना है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी मैं आपको बता देता हूं, 1961 में, 1961 में हुई थी। और सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो आपको याद रखना है 1965 में मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला मेरे साथियों, जी शंकर कुरूप को मिला। और अपना ये भी बता देता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हूं कि सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला, तो आपको याद रखना आशापूर्णा देवी को मिला था। और आपसे कहने लगूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम हिंदी में किस महिला को मिला, तो मेरे साथियों आपको याद रखना हिंदी में जो मिला है तो वो महादेवी वर्मा को मिला है। महादेवी वर्मा को मिला है मेरे साथियों। महादेवी वर्मा को मिला है। और कब मिला था इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपको याद रखना 1982 को मिला था। और किस कृति के लिए मिला था मेरे साथियों, तो आपको याद रखना ये मिला था यामा के लिए। तो यामा में आपसे पूछने लगे कितनी कहानियों का संग्रह है, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, इसमें नीरजा है, और आपको याद रखना निहार है, और आपको याद रखना है इसी में रश्मि है। इनका इसमें जो है यामा में संग्रह है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं मेरे साथियों कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखिए, कहीं पर भी अगर बड़ी ई आती है, जब किसी का हम बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी ई में बदल जाती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दवाइयाँ आएगा शुद्ध रूप अगर लेके चलें, या ये वाला दवाइयाँ आएगा, या दवाइयाँ आएगा, या फिर दवाएं आएगा। तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दवाइयाँ आता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहने लगूं हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, हिंदी में अगर वर्ण हैं तो अब वर्तमान में कितने वर्ण हो चुके हैं मेरे साथियों, तो हिंदी में जो वर्ड हैं वर्तमान में
वर्तमान में जो वर्ड है मेरे साथियों वो कितने हैं आपके? 53 वर्ड हो चुके हैं यहाँ पर। कितने हो चुके हैं? 53 वर्ड हो चुके हैं। तो आपको ये भी पता है कि 53वां वर्ड कौन सा है जिसको जोड़ा गया है, केंद्रीय हिंदी समिति ने जोड़ा गया है? तो वो मेरे साथियों आपको याद रखना वो ये है। इसका प्रयोग अब ये हमारी हिंदी में नहीं होता है, राजस्थानी में होता है, गढ़वाली में होता है, हरियाणवी में होता है अभी इसका प्रयोग। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वर्डों की संख्या ये पूछ रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये स्वरों को कहते हैं या व्यंजनों के समूह को कहते हैं मेरे साथियों, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, या वर्णों के उच्चारण स्थान को कहा जाता है? तो मेरे साथियों आपको याद रखना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसना, तो कड़ी धूप होना या फिर असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, या कठिन परिश्रम करना? तो मेरे साथियों आपके अनुसार अगर हम लेके चलें, पहला जो दे रखा है इसमें कड़ी धूप होना है, या फिर असहनीय पीड़ा होना है, या अंगारों की वर्षा होना है, या कठिन परिश्रम करना है मेरे साथियों। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है कड़ी धूप होना, ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। घर का रहस्य जानने वाला, घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो मेरे साथियों देखिए, आपसे पूछ रहा है कि अ, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। घर खीर तो बाहर खीर, घर का भेदी लंका ढाए, या घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, या घर की मुर्गी दाल बराबर? तो मेरे साथियों देखिए, जो घर से का जो रहस्य देता है वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जो घर की बात बाहर दे देता है तो वो किस लिए आता है? घर का भेदी लंका ढाए। बी पार्ट इसमें बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द की बात पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द आपका विशेषण है? क्या जाना है, क्या देवता है, क्या सुंदर है, या कौन है इसमें? तो सबसे पहली बात, जाना क्या चीज़ है? क्रिया है। और देवता क्या चीज़ है? एक संज्ञा मान के चलिए। और सुंदर क्या है मेरे साथियों? एक ये विशेषण है। और कौन क्या चीज़ है मेरे साथियों? ये एक सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है ये? तो आपको याद रखना है कि ये जो सर्वनाम है, कौन और एक क्या, दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो सुंदर वस्तु, सुंदर फल, सुंदर लड़का, सुंदर पेन, तो ये इन संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है मेरे साथियों। इसलिए सुंदर क्या है? आपका एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों, कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। यानी कि मैं कह रहा हूं मुझे बारिश में भीगना जो है पसंद नहीं है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा ये उत्तम पुरुष है या प्रथम पुरुष है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं, या फिर अन्य पुरुष है मेरे साथियों? बताइए आप। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, इसमें उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो मेरे साथियों, कहने वाला होता है आपका, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में बात कही जाए, एक अन्य पुरुष होता है। तो मेरे और आपके बीच में बात चल रही है सिर्फ। तो इसमें मैं कौन हुआ? आपका उत्तम हुआ। और बात किससे चल रही है? आपसे। तो मान के चलिए आप कौन हुए? सुनने वाले। तो इसमें क्या आ जाएगा? सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष आ जाएगा। तो उत्तम और प्रथम, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है इसमें थोड़ा सा। कोई नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो थोड़ा सा अपना आप ये देखना है कि इसमें बात किसकी चल रही है? मुझे की बात चल रही है, मुझे की बात चल रही है। और मैं भीगना पसंद नहीं है। तो मेरे साथियों यहाँ पर समझेंगे बड़े प्यार से, मैं पूरा समझाऊंगा इसके लिए। एक होता है मेरे साथियों ये कहने वाला, एक होता है आपका कहने वाला, कहने वाला, और एक होता है मेरे साथियों सुनने वाला, सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए।
कहा जाए। तो सबसे पहली बात, कहने वाला जो होता है मेरे साथियों, ये होता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यहां समझेंगे, पूरा समझेंगे आप। सुनने वाला जो होता है वो होता है मेरे साथियों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है मेरे साथियों। जिसके बारे में कहा जाए ये होता है मेरे साथियों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है। अब इसमें कहने वाला जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेरे साथियों? तो जो कहने वाला तो होता है जो अकेला है, अपनी बात कहना चाहता है मैं, और इसका बहुवचन रूप होगा मेरे साथियों हम होता है। सुनने वाला यदि हमसे कोई छोटा है तो वहां पर तू का प्रयोग करते हैं, और हमारे कोई बराबर है तो वहां पर तुम का प्रयोग करते हैं। और यदि हम आदर सम्मान में बात लेके चलें तो आपको याद रखना मेरे साथियों वहां पर आपका प्रयोग करते हैं। अगर मान के चलिए कोई वस्तु हमारी अकेली है, कोई वस्तु यदि अकेली है और वो मान के चलिए पास में है, तो वहां पर ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं यह का। और यदि दूर है और अकेली है तो वहां पर वह का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। और यदि हम कहने लगे पास में है और बहुत सी वस्तुएं हैं तो वहां पर हम क्या लेंगे, ये का प्रयोग लेंगे। अगर दूर हैं तो बे का प्रयोग लेंगे, और करेंगे हम वो का प्रयोग। तो आप देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीधी सी बात हमारी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? ये पूछ रहा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। बात किसकी कर रहा हूँ? मैं खुद की कर रहा हूँ। जब मैं खुद की बात करूंगा तो किस में जाएगा? आपका उत्तम पुरुष होगा या प्रथम पुरुष होगा? उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों होंगे, या अन्य पुरुष होगा मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है कि उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों एक ही होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, निर्वासित की अगर बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्रत्यय कौन सा होगा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो शब्दों के साथ होता है। और किन शब्दों के साथ होता है मेरे दोस्तों? इन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है विकारी शब्दों के साथ होता है। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? तो आपको याद रखना विकारी शब्द आपके 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, एक विशेषण होता है, और एक आपकी क्रिया है। तो ये उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उनके अर्थ में क्या ला देते हैं? ये प्रभाव डालते हैं उन पे। तो मान के चलिए निर्वासित की बात करें तो इसमें आपसे कहा जाएगा कि उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग भी निकल के आ सकता है इसमें। तो आपको याद रखना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, इसमें निर उपसर्ग भी आ सकता है निकल के, और निर प्लस का बास प्लस का इत बन जाएगा इसमें। तो इसमें प्यारे बच्चों के निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इत प्रत्यय है मेरे साथियों। कौन सा है? इत प्रत्यय है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। तो ये 36 37 आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट मेरे साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपका तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कक्षा कैसी लगी। और इसी तरह से आपका जो है ये छठा जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है, इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, उससे भी जरूर देखें, क्योंकि 20 प्रैक्टिस सेट इतने ही रामबाण बनाए गए हैं कि आपको जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जो आ रहा है 8, 9, 10 तारीख में, उसमें आपके क्वेश्चन मिलने की पूर्ण संभावना हम व्यक्त करते हैं इसमें। तो मेरे साथियों यदि आपको हमसे जुड़ना है तो वो आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, और आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से, सभी के माध्यम से। और मॉक टेस्ट सीरीज जो दे रखी है nextgenplus.in पर, तो आप इसके लिए गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से भी, इनके ऐप स्टोर से भी आप इनसे जो जुड़ सकते हैं, इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, और बस अब विदा होने का अब समय हो गया है। जय हिंद मेरे दोस्तों।